अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। आज मौजूदा हुकूमत की पहली सालगिरह है और आज से ठीक एक साल पहले शहबाज शरीफ हलफ लेकर दूसरी बार वजीर आजम बने थे और उन्हें वही चैलेंजेस दरपेश थे जो पहली बार हलफ उठाने के बाद उनके सामने किसी खौफनाक खतरे की तरह मौजूद थे। हुकूमती मौक़िफ़ से बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद इसमें दो राय नहीं कि हुकूमत ने माशी और इक़्तिसादी मैदान में अपने अहदाफ की जानिब पेशकदमी की है। और ये हुकूमत ही नहीं, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, फिच, मोडीज़ और IMF भी कहता दिखाई देता है। लेकिन क्या मुल्क के मुश्किल दिन दूर हो गए? पहाड़ से कर्जों का बोझ खत्म हो गया? तमाम कामयाबियों के बावजूद इन सवालों के जवाब नफी में हैं। आज भी पाकिस्तान को तजारती खसारे, बरामदात दरामदात में बढ़ते हुए फ़र्क और टैक्स अहदाफ के मुकम्मल हुसूल में नाकामी का सामना है। रवां माली साल के इब्तदाई 8 माह में FBR 6008 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है और FBR अक्सर ही नाकाम रहता है। साथ ही निजकारी और ज़रूरी टैक्स हुकूमत की दुखती रग बन चुकी हैं। यहाँ बावजूद कोशिश के हुकूमत खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। इस सूरत हाल में IMF का वफ़द पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत कर रहा है। नाज़रीन, जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। क्या इस कारकर्दगी के साथ IMF मान जाएगा? इसके साथ साथ दहशतगर्दी के खात्मे और इंसानी हुकूक और जमहूरी कदरों के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी कुछ ज़्यादा मुतासिर को नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लेने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवों और शिकायत पर भी बात करेंगे, क्योंकि PTI का कहना यह है कि बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी है। उन्हें अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें सहर और अफ्तार में भी कुछ नहीं दिया जा रहा। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में भी पेश हुई, जहां उसे खासे मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। ट्रिब्यूनल के एक मेंबर ने सवाल किया कि PTI के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में तो सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो मुतनाज़े हैं, जिस पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी अपने पैनल के सामने रखकर साथ ही साथ PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हल तलब मामले पर भी उनसे बात करेंगे, जिसके हवाले से बैरिस्टर गौहर ने शिकवा ये किया है कि आज हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए पूरा साल हो चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। इस सारी सूरत हाल पर हम अपने तज्जियाकारों के पैनल से बात करेंगे और सबसे पहला सवाल भी यही होगा कि क्या IMF मान जाएगा। और नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे काशिफ रफ़ीक साहब से, जो इस इस्लामाबाद स्टूडियो में आप देख रहे हैं हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद ही से शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब। लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब और उस्मान अहमद भट्टी साहब। ये दोनों शख्सियात हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से वीडियो लिंक्स पर। सर, आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। मैं सवाल पहले आपसे करना चाहूँगी नौशाद साहब। हुकूमत की पहली सालगिरह है। अभी तक आज हमने देखा कि जो एक खुसूसी इजलास हुआ काबीना का, उसमें तमाम जो वजारतें हैं, जो लोगों ने काम किया हुकूमत के साथ, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी, सब चीज़ों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर खिताब भी किया, सब अच्छा है ये बताया। आपको लगता है कि सब अच्छा रहा है गुज़श्ता एक साल में? क्रेडिट देना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का नौशाद साहब हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी राय तो यही है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का ये पहला साल है, ये याद रखिए ये पहला साल है। इसके बाद भी कई साल आएंगे, यानी कि ये जो पहले साल के अंदर आपको बहुत सी मुश्किलात होती हैं, कुछ बहुत सारा वक्त आपका जो है इनिशियली इस्तेमाल होता है आपकी सेटलमेंट में, लेकिन उसके बाद जो मामलात थे, चूंकि इस गवर्नमेंट को एक एडवांटेज ये था कि ये इससे पहले PDM की गवर्नमेंट तकरीबन यही इसी तरह की फॉर्मेशन के साथ कर रही थी, सिवाय इसके कि पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी। और फिर ये है कि इंटरम सेटअप ने भी उन पॉलिसीज को कंटिन्यू किया, जिन्हें आकर इस गवर्नमेंट ने, यानी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, इसने दोबारा शुरू किया। ये मामला शुरू पाकिस्तान के डिफॉल्ट के लेवल तक चले जाने की वजह से हुआ था, जिसके बाद तहरीक-ए-एतमाद आई थी और उसके बाद इकोनॉमिक रिवाइवल की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि मईशत जो है वो उठकर दौड़ना शुरू हो गई है या वो बहुत अपने भाग रही है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि मईशत के जो तमाम इशारिये हैं, तमाम तकरीबन इशारिये मुस्बत हैं। शायद कोई एक आध ऐसा हो जिसके ऊपर आपको गौर व खौज करना पड़े, लेकिन बाकी तमाम जो इशारिये हैं वो न सिर्फ मुस्बत हैं, बल्कि वो अब इकोनॉमी जो है वो अब अपने पांव पर चलना शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि खड़ी हो गई है
या जिस तरह होता है कि आईसीयू से निकलकर वार्ड तक आ गई और वार्ड के बाद अब घर जाने की तैयारी, तो अल्टीमेटली ये इस किस्म की सिचुएशन सही सही है। अब जो कारकर्दगी है, देखिए इख्तलाफ किया जा सकता है। जैसे मैं फर्ज कीजिए मुझे ये पसंद नहीं है कि काबीना जो है उसमें इतनी बढ़ाई जाती, लेकिन मजबूरियां होती हैं गवर्नमेंट की, बहुत सारे मामलात होते हैं। इसी तरह से जिस तरह तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, अब आप देखिए कि जो टीचर्स हैं उनका जो रिबेट पिछले कई सालों से उन्हें मिल रहा है उसको खत्म किया जा रहा है। वो बेचारे कैंपस पुल, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस पुल के अंदर टीचर्स जो पीएचडीज हैं, जो डीन्स हैं, जो बड़ी अच्छी पोजीशंस पर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, वो बेचारे धूप में रोजे के साथ वहां पे एहतजाज कर रहे हैं कि जी उनके उनके ठीक है। बहुत सारी जगहों पर आप ये समझते हैं कि कारकर्दगी बेहतर हुई है, लेकिन नौशाद साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जी नौशाद साहब अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो फिर उससे जो पब्लिक ऑप्टिक्स है उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये महंगाई कम करने का दावा जरूर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जरा मुख्तलिफ है। ठीक है, हुकूमत को जरा ग्राउंड रियलिटीज पे जरा फोकस करना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना जो है ना वो ठीक बड़ा है। शहजाद साहब, महंगाई में कमी हुई है, मईशत में कुछ माशी अदावजन में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस के इशूज़ की वजह से, ये जो नौशाद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि महंगाई में कमी के जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या वजह है शहजाद साहब के सारी चीज़ों पर हुकूमत तवज्जो दे रही है लेकिन गवर्नेंस पर हुकूमत की कोई खास तवज्जो में दिखाई नहीं दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। गुजारिश ये है कि हर सियासी जमात का एक मखसूस अंदाज हुआ करता है तर्ज हुक्मरानी का, और उस तर्ज हुक्मरानी के तहत ही अवाम में उनकी पजीराई हुआ करती है और उसके मुताबिक ही उनके दौरे इक़्तिदार के नताइज आपके सामने आया करते हैं। अब चूंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उनकी एक जो रही है शोहरत रही है वो एक अच्छे मुंतज़म की रही है, ख़ासकर जब वो पंजाब में रहे तो उनसे स्पीड के हवाले से और इंतज़ामी अमूर के हवाले से वो बड़ा सख्त गिर मुंतज़म होने की एक शोहरत रखते हैं। तो ऐसे में एक मुश्किल हालात में घिरी हुई वफाकी हुकूमत की सरबराही जब उनको मिली तो चैलेंजेस यकीनन बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन्होंने और उनकी जो इब्तदाई टीम है मैं समझता हूँ उन्होंने इस पे बड़ा अच्छे से काम किया और उस पर कंट्रोल भी किया, और जिसके नताइज आपके सामने हैं। मुझे लगता ये है कि महंगाई में कमी हुई ज़रूर है, लेकिन अब माह रमज़ान की बरकत की वजह से हम मुसलमानों ने रवायती तौर पर जो मुनाफ़क़त के तहत आर्जी महंगाई खुद से की हुई है, ये उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नहीं खैर शहजाद साहब, रमज़ान से पहले भी आवाम को कोई खासा रिलीफ नहीं मिल रहा था, और चले आपने वो अब जाहिर है कि अब वो मेरा नहीं ख्याल कि लिपस्टिक या पाउडर में कोई कमी आई थी, लेकिन लोगों को जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत की अशिया हैं उनमें खासा फर्क लग रहा था, क्योंकि जो लोग बाजार जाते हैं उनको पता है कि फर्क आया। दूसरी बात यह है कि असल फर्क पड़ेगा जब रोजगार के मौके, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो है वो मार्केट में उस तरह से नहीं है। आमदन को बढ़ाने पे जोर होना चाहिए, इखराजात को कंट्रोल करके कभी भी कोई आदमी या कोई कौम अच्छा, अमीर नहीं होती। एक और शुबा जहां कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई देता है कि उतनी तवज्जो नहीं दी गई है जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, और जहां जहां तवज्जो दी भी जा रही है उसके कोई समरात सामने नहीं आ रहे हैं। काशिफ साहब, सफारती मैदान की मैं बात कर रही हूँ, आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से भी जिक्र किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों से, हमारे कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात कुछ मज़ीद कशीदा हो गए हैं। मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रही हूँ। हम जानते हैं कि अभी भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो तुर्कम पर हमारी जो फ़ौजें हैं, अफ़गान फ़ौज जो है और हमारी जो अपनी पाक फ़ौज है वो आमने सामने खड़ी हैं। झड़पों की भी कल तक शदीद इत्तलात आ रही थी। तो सिफारती मैदान में क्या कामयाबियाँ आपको लगता है कि पिछले साल समेटी जा सकती थी, क्यों नहीं समेटी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असमा साहिबा, सबसे पहले तो जो आप एक साल कारकर्दगी की बात कर रही हैं, जी जी, मैं इस एक साल में और पीडीएम के 2 सालों को मिला के मैं अगर एक शख्सियत जी जी उसको क्रेडिट दूंगा, उसका नाम है शहबाज शरीफ साहब, कि जो आज तक ये था कि सियासी तौर पे नवाज शरीफ साहब करते थे और मैनेजमेंट सारी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म करते थे। उन्होंने साबित किया कि वो एडमिनिस्ट्रेटर से बढ़ के वो एक बड़े पॉलिटिशियन है। अच्छा, जिन्होंने पीडीएम के दौर में भी इतने बड़े इत्तेहाद को लेके चले, जो जरदारी साहब जैसे, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान, और जिनको जो अपना जिनका एक औरा है उनको भी साथ लेके चल रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ें चलाई। बहरहाल ये क्रेडिट जाता है। दूसरा क्रेडिट एक जाता है, वो जाता है शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ साहब को और अपोजिशन की तमाम जमातों को, जिन्होंने बैठ के पीडीएम के दौर में एक यकसू प्लान तैयार किया कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के ऊपर चलना है और इन पैरामीटर्स पे चल के ही हम मुल्क की मईशत को बेहतर लेके जा सकते हैं। आज की डेट तक उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन
मसला ये है कि अगर ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी, ये पॉलिसीज जारी रहेंगी, तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम है, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ गई, मईशत की जो महंगाई की शरह कम हो गई, सफारती महाज बेहतर हुए। की आप बात फरमा रहे हैं काशिफ लेकिन साहब, मुझे सफारती मैदान में जब मैंने आपसे सफारती पूछा, मुझे मैदान बता का दें, मसला ये है, खुद इसहाक डार साहब ये कह चुके हैं कि वो पॉलिसियां जो पहले से चल रही थी उस पर हमने अभी तक अमल दरामद किया हुआ है, इसलिए बहुत सारी जगहों पर हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, इन पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रही सर, इसहाक डार साहब ने फरमाया ये। हजूर बात सुने, इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं, लेकिन पिछली पीडीएम की हुकूमत में इसहाक डार साहब वजीर खारजा नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब ने टिल का जोर लगाया, नवाज शरीफ साहब ने टिल का जोर लगाया, सब ने लगाया कि जरदारी साहब को कि आप काबीना में आ जाए। पीडीएम के 2 साल दौर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, इसहाक डार साहब नहीं थे। इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, आज वो वजीर खजाना नहीं है। देखिए सफारती महाज में अकेले शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाए। ठीक है, अब इनका मसला ये है कि ये सारे देख रहे होते हैं कि अब हमने क्या करना है, कहीं हम गलत स्टेप ही ना ले जाए, हम कुछ चीजें कर ही ना जाए। वो अकेले एक लीडर जो है ना वो अपनी काबीना को लेके चल रहा है। अब आप जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज कर ले, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ बड़े बड़े बेचारे हैं, सारे मुमालिक में एक ही लेके चल रहे होते हैं, बेचारे हैं। कैसे सर? आईएमएफ के डायरेक्टर को जाके तरले शहबाज शरीफ साहब ने मारे हैं, जिस वक्त पहला हमने प्रोग्राम लिया था पीडीएम के दौर में। कशकोल तोड़ने की बात भी नहीं करते रहे, कुछ और कर लेते। मैं तो ये कह रहा हूं ना, अगर आप माजी की स्टेटमेंटों को लेके जाएंगी अस्मा साहिबा, पाकिस्तान में तो फिर मुझे बताइए कि अगर माजी की स्टेटमेंटों को लेके जाएंगे तो जरदारी साहब को किसने कहा था अपना मैंडेट इनको दे? कि माजी कशकोल माजी की बात है ना भाई, तो माजी की ही बात है ना, रिसेंट पास माजी ही हुआ करता है हुजूर। तो बात ये जरदारी साहब को नहीं चाहिए था। अब मसला ये है कि 1 साल हुकूमत चल पड़ी है, इस्लामाबाद में क्या चैम गोइयां हो रही हैं। अब आपने तमाम लोगों को राजी करने के लिए 50 लोगों को आपने काबीना में शामिल कर लिया। अब 50 लोगों को काबीना में शामिल कर दिया, क्यों किया? बेचारे हैं ना, इसलिए कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। उस्मान साहब मैंने आपकी तरफ आना है, टाइम हमारे पास फिर बहुत कम रह गया है। मुझे ये बता दें कि ये बेचारगी जो अभी हमें बताई है काशिफ रफीक साहब ने, सर बाकी मेरा बस ये एक छोटा सा वो था सवाल कि बाकी ममालिक में भी तो एक ही वजीर आज़म होता है, बाकी ममालिक में बहुत सारे ममालिक चले ले लीजिए, उसमें इतनी बड़ी बड़ी काबीना नहीं होती, इतने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं होते, कारकर्दगी काफ़ी बेहतर होती है। मैं ये सवाल तो आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जवाब आपका भी वही होगा कि बेचारे वजीर आज़म। देखें, जो बाकी ममालिक हैं वहाँ का जो वजीर आज़म होता है, या तो वो 2/3 की मेजोरिटी से आया होता है, तो उसके डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। उसके साथ फॉर्म 47 तो नहीं याद कर रहे आप उस्मान साहब? जी फॉर्म 47 की बात तो नहीं करने वाले आप? फॉर्म 47 हो या फॉर्म 45 हो, ये पीटीए का प्रोपेगेंडा है, उनको कहने का हक है, उनको कोई रोक नहीं सकता। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, सफारती जो आपने महाज कहा, आज के आप सफारती ताल्लुकात इमरान खान की गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो इमरान खान की गवर्नमेंट में किसी भी मुल्क से उनसे सफारती ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। वो चाइना हो, वो सऊदी अरब हो, वो अमेरिका हो, वो रशिया हो, कोई भी मुल्क इमरान खान के साथ देने को तैयार नहीं था। और ये इमरान खान साहब का जो मौजूदा हालात हैं, आप ये देखेंगे कोई भी सब जो मुल्क है इमरान खान की हेल्प करने को रेडी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में उनके साथ क्या किया। सी पैक रखवाया और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या कहा, अमेरिका के बारे में क्या कहा कि मेरी हुकूमत गिराई है। आज की आप गवर्नमेंट देखें कि आज का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को के जो भी हालात हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना आप सी पैक को रिवाइवल कर रहा है, सी पैक 2 को आप देखें, अज़रबैजान से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग जो है अपना पैसा यहाँ पर पाकिस्तानी अपने भिजवा रहे हैं। और शहबाज शरीफ क्या करे? अब यही कर सकता है कि जितने उनके पास वसाइल है, जितनी उनकी हुकूमत की कैपेसिटी है, वो अपना मुद्दा लेकर दूसरे हुकूमतों के पास जाते हैं, दूसरे ममालिक के पास। और आप ये देखें, अभी काशिफ साहब ने बात कही कि आईएमएफ आपको कर्ज देने के लिए रेडी नहीं था, उन्होंने ये पर्सनल अपने बिहाफ पर गुफ्तगू की। आईएमएफ की जो एमडी थी वो कन्विंस हुई और आपकी जो शराइत थी सर जी, हर वजीर आजम ने अपने बिहाफ पे ही गुफ्तगू करनी होती है। शहजाद साहब देखें, ये चीजें आप इमरान खान पर भी लागू करें ना, कि इमरान खान भी अकेले वजीर आजम था और बाख्तियार था, शहनशाह था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, वो जो चाहता था जिसको मर्जी करता था। अगर आज गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर रही है तो आवाम की भलाई के लिए बेहतर कर रही है। मुझे आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का कोई एक भले का काम बता दें, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लंगर खाने खोले कि सारे मंगन दे लग जाओ। आज की हुकूमत जो है वो स्टैंड इकोनॉमी की कर रही है,
वक्त लगता है। देखिए, अच्छा उस्मान साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती। शहजाद साहब माजरत के साथ मैं आपकी तरफ आती हूँ। शहजाद साहब जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज सर मुझे ये बता दें, आपसे मैं कुछ पूछ लूं, काशिफ साहब से कुछ पूछ लूं, नौशाद साहब से पूछ लूं, मैं शहजाद साहब से कुछ अर्ज कर लूं, एक ही जवाब आता है घूम फिर के इमरान खान। बात मैं कर रही होती हूँ शहबाज शरीफ साहब की, बात मैं कर रही होती हूँ बढ़ती हुई काबीना की, बात मैं कर रही होती हूँ वजीर खारिजा की, बात मैं कर रही होती हूँ वजीर खजाना की, आप लोग घूम फिर के जो है इमरान खान साहब पे आ जाते हैं। तो शहजाद साहब चलें, अभी मैं एंड पे इस सेगमेंट के आपसे ये पूछ लेती हूँ, क्या इमरान खान साहब जो है वो मयार हैं, वो एक एग्जाम्पल हैं, क्या है वो, क्यों हर दफा उनका जिक्र आ जाता है सर? देखिए मेरी बात इसका जवाब आसमा आपके पास है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट किया। पहले सिर्फ हुक्मरान और मुल्क वाले मांगा करते थे, उन्होंने आवाम को भी मांगने पे लगा दिया उस्मान भट्टी साहब के बकौल। तो ये तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। मैं समझता हूँ कि ऊपर से नीचे तक का असर उसका आ गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जमहूरियत जो है ये बेहतरीन इंतकाम है आवाम से, और ये यकीनन हम उसी रास्ते पर गामजन हैं। हम अपनी आवाम से इंतकाम लेना चाहते हैं। इमरान खान की जो खूबी या खामी है वही, जो हर इंसान अपनी खूबी पे जिंदा रहता है, दूसरों की खामियों पे आप ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। हारून रशीद साहब का ये जिक्र है। तो बुनियादी बात ये है कि आपने इमरान खान को एक मयार बना दिया है। जैसे पहले कभी भुट्टो और एंटी भुट्टो की सियासत उसके गिर्द घुमा करती थी, उसके बाद अब ये एक फेज आया है पाकिस्तान की कौमी सियासत में कि इमरान खान और एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क में हो रही है। ये आप उसकी बुराई समझ रहे हैं। मुझे मुख्तसरन सर ये बता दीजिएगा इस सेगमेंट की क्लोज करने से पहले कि जहां जहां हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाई है, चलें अगर हम सिफारती महाज की बात कर लेते हैं या हम टैक्स महसूलात की बात कर लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान जो है वो जिम्मेदार हैं। जो खतूत उनकी तरफ से IMF को लिखे गए, दीगर जगहों पर लिखे गए, उसमें जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वहां हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती उनकी वजह से। मैं नहीं समझता कि खतूत से कहीं पे भी कोई फर्क पड़ता है। हुकूमतों के साथ डील करती हैं, किसी पर्सन के खत लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि सफारतकारी कभी भी किसी भी हुकूमत के पास मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ करती, उसके इख्तियार में नहीं हुआ करती, मजबूरियां हुआ करती हैं सियासी जमातों की, उसको समझा करें। नौशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ब्रेक लेना है मुझे सर। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात उस वक्त कर रहा था कि बेसिकली ये जो आपने सवाल किया था ना इमरान खान के गिर्द क्यों घूमती है, इसका जवाब आपके पास है, क्योंकि आपके सवाल के अंदर वो इमरान खान कहीं जो छुपा होता है जिसको एड्रेस करना पड़ता है बाकी सब लोगों को। सर ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, इस इल्जाम का जवाब जो है ना मैं ऑफ एयर आपको दूंगी। इस पे बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात होगी IMF वफ्द की जो पाकिस्तान में मौजूद है, कुछ सिचुएशन जो है पाकिस्तान में क्या इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए गए हैं वो उसको बता दिए गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि टैक्स अहदाफ जो कि अचीव नहीं कर पाया है FBR, निजकारी में हमें बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद हम IMF का जो जायज़ा मिशन है इसको मना सकेंगे? काशिफ साहब सवाल आपसे है मेरा ये। देखिए अस्मा साहिबा, IMF के जो प्रोग्राम के तहत ये नेगोशिएशन हो रही है, ये शुरू हो गई है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत ने IMF के जो अहदाफ थे, जो उस वक्त जिस वक्त पहले ये प्रोग्राम $7 अरब का लिया गया था, जो अहदाफ हर साल के मुतय्यन किए थे, हुकूमत ग्रेजुअली उसके ऊपर बिल्कुल काम कर चुकी और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रही है। और जिसकी एक बड़ी दलील ये है कि हम तवातुर से ये देखते रहे कि रियल स्टेट के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए, जिस तरह रियल स्टेट का सेक्टर जो है कोलैप्स कर गया और बहुत सारे उसमें लोगों का सरमाया डूब भी गया, उसको रिवाइव करने के लिए हुकूमत ने एक टास्क फोर्स बनाई, उस पर कोशिश भी की और उनकी तजावीज़ भी सामने आई कि टैक्स की शरह को कम किया जाए, कुछ इंसेंटिव अनाउंस किया जाए ताकि रियल स्टेट दोबारा जो है वो खड़ा हो सके। लेकिन प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट इसलिए नहीं किया गया कि IMF ने उसकी इजाज़त नहीं दी। और IMF का मानना यह है कि आप रियल स्टेट सेक्टर में जो टैक्सेस हैं उसमें कलेक्शन को बढ़ाएं ताकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज करे। एक चीज़ के ऊपर मेरा समझता हूँ कि रिजर्वेशन आएंगी, वो ये है कि FBR का जो अहदाफ है वो उस तरीके से नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल जो IMF का सेट पैटर्न था उसको इन्होंने फॉलो किया है, डाउन साइजिंग भी की है, महकमे भी ख़त्म किए हैं, एम्प्लॉयज़ को भी जो सा वो उनकी वैकेंसीज को भी कट डाउन किया है, अखराजात में कमी की है, गो के दूसरी तरफ काबीना के अखराजात में इजाफा भी हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि ये एक जुमला सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए हैं कि FBR जो है वो टैक्स वसूली के जो अहदाफ है वो पूरे नहीं कर सका। सर ये हम अपने अगले जहान में जाने से पहले सुन लेंगे कि जी अब की दफ़ा अहदाफ जो है पूरे हो गए, क्यों कारकर्दगी नहीं दिखा पाता है सर FBR? नौशाद साहब आपसे इजाजत से, ये बूढ़े होने की जो बात है ये सिर्फ अस्मा साहिबा की हद तक है, इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। चलें ठीक हो गया।
अच्छा, ये मैं तो एक बात आपको बता दूं कि आप पूरी तसल्ली रखिए कि कम से कम ये जो नौजवान हैं जिनका नाम काशिफ रफीक है, इनकी जिंदगी में भी आपको ऐसी बदखबरी सुनने को हरगिज नहीं मिलेगी। ओह ये अच्छा। टैक्स वैक्स वाला जो मामला है ना, ये हम बुनियादी तौर पे वो पंजाबी का एक मुहावरा है जिसमें वो कहते हैं कि बिल्ली को आपने दूध की रखवाली पर बिठा दिया है, या इस तरह की एक और मिसाल है, लेकिन वो मैं यहाँ देना नहीं चाहता। तो हम लोगों ने जिन लोगों को टैक्स लगाने का काम दे रखा है, टैक्स वसूली का और टैक्स लगाने का, वो दोनों हरगिज ये नहीं चाहते कि उन दोनों के ऊपर टैक्स लगे या वो अपनी आमदन को पूरा पूरा शो करें और उनके मुताबिक इस पाकिस्तान में टैक्स कल्चर जो है वो परवान चढ़ पाए। टैक्स सिर्फ मेरे आपके लिए है। और आप ये देखिए कि आप एक सुई, एक माचिस से लेके आप एक गाड़ी तक खरीदते हैं, एक जहाज तक खरीदते हैं या टिकट भी लेते हैं, तो उस पे आपको टैक्सेस पड़ते टैक्स हैं। देना पड़ता है, और ये टैक्स जो है वो बिलवास्ता तौर पे जो वसूली है वो इतनी ज्यादा है कि बराह रास्त टैक्सेशन का उसके सामने तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इसीलिए जब कभी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो कभी हम तेल की कीमत बढ़ा देते हैं, कभी बिजली महंगी कर देते हैं। तो ये बेसिकली हम पैसे पूरे करने के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि जहां पे डायरेक्ट टैक्सेशन की जरूरत है उन शोबों पे हम नहीं लगा रहे। अब ज़राअत के हवाले से थोड़ी बहुत ही बात कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि ये जो जिस तरह के मामलात हैं, जब तक सारे लोगों को, हुकूमती लोगों को बिलखसूस जिन्होंने टैक्सेशन का फैसला करना है, उनको इस छलनी में से नहीं गुजारा जाएगा। और हमारा जो सनतकार है, आप ये देखिए कि हाल रोड का एक छोटा सा दुकानदार जिसके पास हार्डली कोई 10-20 गज की दुकान, 10-20 फुट की दुकान होती है, वो एक साल में कोई 12-15 चक्कर बाहर के लगा आता है। और जब आप उसका टैक्स रिटर्न देखेंगे या किसी लोहारी के ताजर का रिटर्न देखेंगे तो वो लगेगा साल में 1200 दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं। ठीक हो तो इस गया। तरह आप किधर जाएंगे? आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है शहजाद साहब, सिचुएशन तो यही है, लेकिन इस सिचुएशन की जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? मैं उस्मान साहब आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि IMF का जो वफ्द पाकिस्तान में है और 7 अरब डॉलर की जो कर्ज हासिल करने के इम्कान बढ़ गए हैं, और ये वही IMF है जिनको खान साहब ने खत भी लिखे। खान साहब ने किसको खत नहीं लिखा? मतलब कि इसलिए खत लिखे कि कोई भी चीज कंप्लीट ना हो पाए। बाकी बात रही जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस आई थिंक लगने चाहिए। अभी तो मेरे साथ जो बैठे हैं गेस्ट, उन्होंने ये कहा, फरूकी साहब, उन्होंने कहा कि हॉल रोड पे जो उस्मान साहब, अगर बानी के खतूत इतनी अहमियत रखते तो फिर जब नून लीग की जानिब से ये कहा जाता है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनसे जब कहा गया कि आप ना पाकिस्तान में पैसे भेजें तो उनकी वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, इसका क्रेडिट नून लीग लेती है कि उस सिलसिले में कोई भी बानी पे एतबार करने को तैयार नहीं है, तो फिर बाकी खतूत पे आप क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उनकी बात सुनी की निजकारी इसलिए नहीं हो रही? नहीं, ना सिर्फ खतूत बात रखे गए, यह है बल्कि कि IMF के बाहर हुकूमत मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरे भी किए गए उस्मान साहब, बल्कि IMF के बाहर मुजाहरा भी किया गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि बानी PTI कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ते जिससे मुल्क में बदअमनी हो, मईशत तबाह हो। ये तो हुकूमत खुशकिस्मती समझती है कि यहाँ पर रेमिटेंस आ रहे हैं। हाँ। मतलब कि इमरान खान साहब ने यानी हर हुकूमत की जगह कारकर्दगी की वजह से नहीं आ रहे, खुशकिस्मती की वजह से आ रहे हैं, ये आप मान रहे हैं उसी उस्मान वक्त साहब? होती है जब, देखिए, खुशकिस्मती उसी वक्त होती है जब आप कारकर्दगी दिखाते हैं। हाँ। जो लोगों ने यहाँ पर रेमिटेंस तो भेजने फिर से हैं, सवाल वो मेरा बानी वही है, निजकारी में भी कारकर्दगी दिखा लेना, वहाँ खुशकिस्मती का वेट क्यों किया जा रहा है सर? देखिए, इसमें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको ये खुद सोचना चाहिए। हुकूमत तो कोशिश करती है कि जो टैक्स का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। हाँ। और आप ये देखें कि जब वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने विजिट किया FBR ऑफिस का, उन्होंने कहा कि ये जो पेपर वर्क है इसको खत्म किया जाए, पेपरलेस किया जाए, तमाम चीजों को कंप्यूटराइज किया जाए। अब बात यह है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है ये अपनी वो जिम्मेदारी का एहसास करते हुए टैक्स अदा करें। अभी फारूकी साहब ने बात कही कि हॉल रोड पर जो ताजर है, 10 फुट की उसकी दुकान है, और वो 10 जो विजिट करके आता है बाहर के, और वो टैक्स देने में डरता है। यहाँ पे तो अभी मोबाइल की शॉप छोड़े, यहाँ पे जो नान चने बेचने वाला है वो माशाल्लाह लाखों में कमाता है, मगर वो कहेगा मेरा तो थड़ा है, मैं तो अदा नहीं टैक्स कर सकता। और ये पूरी दुनिया में जो लोग वहां पर, दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर टैक्स का सिस्टम बेहतर है। उस्मान लोग साहब, टैक्स अदा करते हैं और लोग हुकूमतों से उस्मान साहब, माजरत के साथ ये कागजों का खर्चा तो हुकूमत ने बचा लिया, लेकिन ये जो काबीना में इजाफा करके आपने पैसे बढ़ाए हैं और जो आपने साबिक चेयरमैन सेनेट के हवाले से मराहत का बिल पास किया है, तो ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। हाँ। आप एक तरफ और उस्मान साहब, हमने देखा है कि बहुत सारे पैकेजेस जो हैं, कल एक नया टैक्स लग गया है। ठीक है,
बहुत सारे पैकेजेस हैं वो भी देखिए- अनाउंस किए गए ना उस्मान साहब, हुकूमत की जानिब से ताजिरों देखिए, के लिए, बात कारोबारी ये है- हजरात के लिए, उसमें भी वो अहदाफ जो है वो हासिल नहीं हो पाए, उसकी वजह क्या है? असमा साहबा, बात यह है कि ये अकेली एक जमात की हुकूमत नहीं है, 13 सियासी जमातों की हुकूमत है और उसको एक बंदा लीड कर रहा है जिसका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। अब ठीक अगर हो गया। उनको साथ आप उनको नहीं नवाजते, आप उनको साथ लेकर नहीं चलते तो वो भी मुश्किल होती है। इसलिए गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जब सिस्टम को चलाना हो, हुकूमत को चलाना हो, तो आपने जो अपने साथ आपके इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी आपने मसाइल सुनने हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है। जाहिर है कबीना का साइज बड़ा हुआ है। ठीक हमारे हो गया मुल्क की उस्मान साहब, जो मैं capacity- आपकी बातों से समझ पाई हूँ। नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी ये सवाल लेके, जो मुझे समझ में आई है बात, वो ये है कि जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है वो तो हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जैसे तरसीलात ज़र का कहा था बानी ने कि रुक जाए, नहीं रुकी तो नून लीग कहती है कि जी हम पे एतमाद बहुत है बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को, इसलिए तरसीलात ज़र नहीं रुक पाए। और जब निजकारी का मामला आता है तब सारे का सारा वो उन खतूत पर और वहाँ पर होने वाले एहतजाज पर और बानी पर और इत्तेहादी जमातों पर डाल दिया जाता है। नौशाद साहब, देखिए, बात यह है कि ये जिन चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो फाउंडेशंस होती हैं चीज़ों की, ये उसकी डिबेट है। ये जो आईएमएफ आपके साथ मगजमारी कर रहा है, इसका मकसद ये है कि आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां आपने पिछले 70 सालों में उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी बात हो रही थी, इससे मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि क्रेडिट क्या और डिस्क्रेडिट क्या है। असल मामला ये है कि जो आपका एफबीआर है वो टैक्स जो है जितना हदफ तय करता है वो उसको कलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक। और वो टैक्स वो कलेक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो एफबीआर का पूरा निजाम है, जो ढांचा खड़ा हुआ है, वही बहुत एफिशिएंट ढांचा नहीं है। वहां पर अगर आप टैक्स आयद करेंगे, आप जितना टैक्स बढ़ाते जाएंगे उतनी टैक्स चोरी बढ़ती चली जाएगी। ये वो एक प्रॉब्लम है जिसका हम अभी तक हाल तलाश नहीं कर सके। टैक्स का तरीकेकार जितना सहल होता है दुनिया भर के अंदर, टैक्स जो है वो एट सोर्स कटता है। सर ये सिंपल सी बात हुकूमत को क्यों समझ में नहीं आ रही है सर? नौशाद साहब, ये बात हुकूमत को क्यों समझ में नहीं आ रही? नहीं, हुकूमत को समझ में आ रही है, लेकिन हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत फौरी तौर पे वो 70 साल का जो मामला है ना उसको 70 महीनों में तय नहीं कर सकती। ये जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप की जरूर जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो प्रॉब्लम आता है ना वो ये है कि आपने हर साल टैक्स का हदफ बढ़ाना है। आपको टैक्स का हदफ जब बढ़ाते हैं उसके अंदर से जो है वो आप समझ लें कि 50% पूरा होता है, बाकी नहीं पूरा हो सकता। फिर अगली दफा फिर आपने हदफ बढ़ाना है क्योंकि आपके अखराजात बढ़ रहे हैं। ये जो बात कही जा रही थी, जो ऑस्टेरिटी साइड थी, जो ये काबीना ना बढ़ाने वाली बात थी, या जो हुकूमती अखराजात थी वो नहीं कर सके। ठीक है, नहीं कर सके। काशिफ साहब, टाइम कम है सर। कम नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप तय सही हो गया, फेयर इनफ, फेयर इनफ। माजरत के साथ 70 साल की खराबी 70 माह में या 7 माह में नहीं ठीक हो सकती। इन 70 सालों में ये सारे हुक्मरान कितना अरसा हुक्मरानी की इन्होंने। आज जिसकी बात उस्मान भट्टी साहब कर रहे हैं कि 7 जमातें या 13 जमातें, पीडीएम में भी ये जमातें थी सर, आज भी ये जमातें थी। ये सियासतदानी हुकूमत कर रहे हैं, ना आपने हुकूमत की, नौशाद साहब, ना या मैंने हुकूमत की, ठीक हो गया जी, ब्रेक लेना है। की इन्होंने हुकूमत की। जब इनका काम नहीं होता कहते हैं जी बिगाड़ इतना ज्यादा, बिगाड़ किया किसने है? जब आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, अपने प्रोटोकॉल्स कम नहीं करेंगे, अपने अल्ले तल्ले कम नहीं करेंगे तो फिर लोग आपको टैक्स क्यों दें? आप अभी विफाकी काबीना को रो रहे हैं, मुझे तो इतना है कि पंजाब की काबीना भी बढ़ रही है भाईजान। ठीक है जी, काबीना उधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, अखराजात उधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बढ़ना चाहिए है टैक्स का जो एक हदफ रखना चाहिए, जो टैक्स वसूली होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं होने पा रहा है ये हमने कुछ जानने की कोशिश की है। अब जी बात करेंगे कुछ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत की, और साथ ही साथ बानी और बीबी को सहरी और अफ्तार नहीं दी जा रही है, कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा है। क्या वाकईतन ऐसा है, और अगर है तो क्यों है? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम यकीनन बात कर रहे होंगे ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन बानी और बीबी को आज जो खबर सारा दिन गर्दिश में रही है पीटीआई के हवाले से, वो ज़्यादा ये रही कि सहरी और अफ्तारी में कुछ नहीं दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपकी तरफ आऊँगी काशिफ साहब। अभी जो हालात चल रहे हैं, चले नवंबर के एहतजाज के बाद से भी हम बात कर लेते हैं। ऐसा तो पीटीआई कोई बड़ा एहतजाज भी नहीं कर रही है, कोई तरह से मज़ामत भी नहीं है, तो आपको फिर क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है, क्यों हुकूमत की तरफ से ये रवैया रखा जा रहा है कि सहरी का भी ख्याल नहीं किया, अफ्तार का भी नहीं किया, और एक तरफ हम ये खबरें सुनते हैं कि 7 साढ़े 7 लाख रुपए का खाना वो लोग खा जाते हैं, तो रमज़ान में फिर क्यों ऐसा है सर?
देखिए असमा साहबा, मैं तहरीक इंसाफ के अकाबरीन की जो स्टेटमेंटें हैं ना, जी जी, उनके ऊपर ना मैं को 10, 20, 30% ही रिलाई करता हूँ। ये मेरी ज़ाती अपनी एक सोच है। आप कह रहे हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ऐसा है नहीं है? देखें, उसकी वजह यह है कि इनकी जो फंडामेंटल जीन्स है पीटीआई की, और जो इनके लोग हैं, ये सब को समझते हैं कि यू टर्न लेना, ऐसे खामखा बात कर देना, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये सियासत में यही सब कुछ होता है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें इनकी कवर की, साल से कवर की। ठीक है। अब अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं बैरिस्टर साहब, तो मैं हैरान हूँ। बैरिस्टर साहब को ये इतला मिल गई है, और जो मिल के आ रहे हैं, जो वकला है, उनको नहीं ये पता लगा। दूसरी बात ये है कि रमज़ान शरीफ है, हो सकता है बानी साहब जो है वो कहते होंगे यार ठीक है भाई, मैं जो सा मैंने फास्टिंग ज़्यादा रखनी है, मैंने अपना वेट लूज़ करना है, जो भी सूरत हाल है, मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हमने माजी में देखा, जिस तरह उनके मर्जी के खाने शाने बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, मैं इस बात पे ना बिलीव नहीं करता कि उनको सहरी और अफ्तारी नहीं दी जा रही। कभी वो कहते हैं कि मुलाकात नहीं दी जा रही, कभी वो कह रहे हैं सहरी अफ्तारी नहीं दी जा रही। अच्छा, मुलाकात की मामला सामने आया तो आज हाई कोर्ट में सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि हम तो ये हर मंगल को मुलाकात करवा रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि खामा खां का एक पटिशन लेके चले जाना, खामा खां का ववेला करना, ये वतीरा बन चुका है। सियासी बयानबाजी लग रही है, आपको नहीं लगता कि सिर्फ हकीकत बयानों में हर रुकन ने, हर लीडर ने अपनी हाजिरी लगवानी है कि मेरे बड़ा दर्द है बानी का, मुझे बड़ा दर्द है बीबी का, लेकिन मैं ना असम्बली से निकलूंगा, ना मैं सेनेट छोड़ूंगा, ना मैं हुकूमत छोड़ूंगा, इंजॉय मैं पूरा करूंगा। और दर्द मुझे बीबी और बानी का है कि वो जेल में पड़े हुए हैं, कभी उनको नाश्ता नहीं मिल रहा, कभी खाना नहीं मिल रहा, कभी मुलाकात नहीं मिल रही, कभी वकील नहीं मिल रहे, और फिर कोर्ट के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हाँ जी हर मंगल को मुलाकात हो रही है। ये क्या चाहते हैं? इनका मसला ये है कि हर रोज 24 घंटे 24/7 बात हो रही हो, इनके साथ होने वाली ज़्यादतियां जो जेल के दरवाजे खुले हुए हो, जिसका जो दिल करे वो फोन करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपको ये ज्यादा सियासी बयानबाजी लग रही है, लेकिन चले एक गिला तो मेरे ख्याल में एक चीज में और जी काशिफ साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इससे भी ज्यादा शद्दोमत से जो बात आई है सामने कि देखे जो फॉरेन फंडिंग केस है वो अभी तक उसको इन्होंने एड्रेस नहीं किया। अकबर एस बाबर साहब की तरफ से बांगे दोहल ये मुतालबा रखा गया है कि जी फॉरेन फंडिंग केस है, आप इसको इसकी एक्टिविटीज आप देखिए, पाबंदी लगाई है। इसी पे मैं आ रही हूँ। मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। बैरिस्टर गौहर ने आज शिकवा किया है, चले ये सहर और रफ्तार को लेकर तो काशिफ साहब कह रहे हैं कि कंफर्म ही नहीं हो पा रहा, ये भी चले पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सियासी बयानबाजी है और कितनी इसमें सच्चाई है। लेकिन बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल जो है वो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला ही नहीं कर रहा, हालांकि इसको तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। अभी काशिफ साहब ने इशारा किया है कि इसमें फॉरेन फंडिंग जो है वो एक बड़ा फैक्टर है इस फैसले के रुकने में। लेकिन मुझे शहजाद साहब ये बता दीजिएगा कि फैसला जितनी ज्यादा ताखीर का शिकार हो रहा है, उतना इसमें कोई ना कोई बेनिफिशियरी तो है जो फायदा उठा रहा है। कौन इसका बेनिफिशियरी है, किसको फायदा हो रहा है इस फैसले की ताखीर से? सर अच्छा, ये मुझे आपने वो गर्म पानी में धक्का दे दिया है कि मैं बताऊं कौन इससे फायदा उठा रहा है। फायदा तो सबको पता है कौन उठा रहा है। नहीं सर, हमें नहीं पता, आप बताएं, मुझे नहीं पता। मैं आपकी तसल्ली कर देता हूं, लेकिन मैं पहले जरा काशिफ रफीक साहब की एक बात को एड्रेस कर लूं। इन्होंने कहा जी कि सारे लोग मजा करना चाहते हैं, एंजॉय पूरा करते हैं, वो असेंबलियों में भी रहना चाहते हैं, हुकूमत भी करना चाहते हैं। अरे भाई, जब वो हुकूमत छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, असेंबलियां तोड़ देते हैं, तब भी आप खुश नहीं होते। अब अगर वो बैठे हुए हैं तो आपको तब भी चुभ रहे हैं, तो पहले आप तय कर लीजिए, फैसला कर लीजिए कि आप किस हाल में खुश होंगे। पहली बात। दूसरी बात, ठीक हो गया, ये जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, ये दो अलग अलग केस हैं। वो जो ममनुआ फंडिंग वाली बात कर रहे हैं काशिफ, वो बिल्कुल और केस है, और वो यकीनन अपनी जगह पे एक लीथल केस होगा। आई डोंट नो, मैंने उसके जुजियात नहीं देखे, लेकिन ये केस जो है इसका फैसला ना होना तो सरासर उन लोगों को फायदा है जो इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आपने अभी तक उनको सिंबल से महरूम रखा हुआ है, आपने इस पार्टी को बतौर पार्टी तस्लीम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने एक साइड पे फेंका हुआ है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हवा में काम नहीं कर रहा। बुनियादी तौर पर वो अपनी माजरत के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो आजादाना तौर पे जिस तरह से खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन होता है उस तरह से काम कर रहा है। वो लगता ये है कि वो तमाम काम जो आईनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी वो करने में नाकाम रहा है। ठीक हो गया। अच्छा नौशाद साहब, जो मेरा सवाल है ना वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर का शिकवा अपनी जगह, वो अफ्तार के हवाले से हो, सहर के हवाले से हो, या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हो। लेकिन एक फिक्रा मैं और कह दूं, ये जो अकबर एस बाबर साहब हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बानी रुकन भी हैं, ये फलां भी हैं, ये दिलशान भी हैं। तो ये अपना एक नई पार्टी बना लें, उनको क्या जरूरत है ये पीटीआई जैसे थर्ड क्लास पार्टी में?
क्यों बनाए थर्ड पार्टी के भाई? वो बानी जैसे रुकन जी- है, पीटीआई उसको तस्लीम करती है, उनके हक में फैसले आए हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए अपनी पार्टी बनाए कि उन्होंने इनकी चोरी एक्सपोज की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फंडिंग ली है भारत मुझे से, एक बात तो मुख्तलिफ बता- ममालिक मुझे से। सिर्फ एक बात कमाल बता कर रहे हैं दें, ये आप, जो यानी कि कोई PTI बंदा के सच्ची चलिए, बात अभी आप बोले, आपको सवाल करने सच्ची लगा, बात आप बोले तो वो जवाब जनाब देने जमात बना के बैठ जाए। वो वीडियो लिंक पे हमको आवाज नहीं जा रही होगी। काशिफ साहब सिर्फ एक बात मुझे बता दें आप कि ये जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं, ये कोई मरीख पे होने थे और बाकी सारों के जो है वो यूरेनस पे हो रहे थे? आपको खुदा का खौफ ही मैं- नहीं? नहीं तो यही आप बात ये करना बताना चाह रही कि हूँ, काशिफ जिन्होंने साहब, जिन्होंने जवाब इंटर साहब, पार्टी के इलेक्शन लिए करवाने टाइम थे, बचेगा। वो लोग उनके जो है वो हवाले से उन्होंने क्यों नहीं करवाए? उन्होंने क्यों कराए? अब इंटर पार्टी इलेक्शन उनके कलम सुप्रीम कोर्ट तक कलम करा दिया ना सर, को अकबर एस बाबर ने थोड़ी दिए हैं। आपकी नजर में इलेक्शन कमीशन भी झूठा, आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट भी झूठी। सिर्फ ये इंटर पार्टी इलेक्शन कराने वाले जो झूठ बोलते हैं, जो आईएमएफ को खत चलिए, अब लिखते हैं, उनकी जो भी मुल्क की सुन तरक्की की खिलाफ चलते हैं, वही काशिफ साहब, ठीक वो है। वीडियो लिंक पे उनको आवाज नहीं इतनी क्लियर जा रही होगी। जब तक आदमी की बात नहीं सुनने को तैयार है, जब आप उसका वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आप कैसे जमहूरी लोग हैं भाई? अच्छा, जमहूरी लोग कौन है? मुझे बता दें वाह। शहजाद साहब, जमहूरी लोग कैसे हैं कि जी पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं, एक शख्स खड़ा होता है, एक शख्स का नाम पुकारता है, दूसरा कोई नाम ही वहां पर नहीं होता, उस शख्स को मुंतखब कर लिया जाता है। नून लीग में भी हम देखते हैं नवाज शरीफ का इंतखाब भी इसी तरह से होता रहा है। कौन सी जमहूरी जमात होने की आप बात कर रहे हैं? मैं नौशाद साहब आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे बता दीजिए कोई एक भी ऐसी पार्टी है जिसमें वाकईतन जमहूरी निज़ाम हो, जिसे हम कह सकें कि जी वो जमहूरियत पर यकीन रखती है अपनी पार्टी के अंदरूनी मामलात को लेके? नौशाद साहब, देखिए, ये बड़ी अच्छी बहस है इस लिहाज से कि ये जो हम बात करते हैं हमारे यहाँ असल में ना, देखिए जो पार्टियां हैं वो महवर और मरकज जो है ना उसका लीडर्स हैं। हाँ। और वो उनके गिर्द जो है वो बुनी जाती हैं और ठीक उनके है। गिर्द ही चलाई जाती हैं। ऐसा ही तो है। अब अगर ये इस तरह के जब आप पार्टियों का वजूद इस तरह से तश्कील पाए कि वो शख्सियात के गिर्द घूम रही हों, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि जी उसके अंदर कोई जमहूरियत होगी, जिस तरह की जमहूरियत हम आइडियलाइज करते हैं दुनिया भर के अंदर जो सिस्टम है वो पार्टियों का और है। ये हमारे यहाँ भी बहुत कोशिश की है बाज लोग, बाज हलकों ने, कि जी हमारे यहाँ भी पार्टियों में से लीडर गायब करके तो उनकी जगह दूसरे लोग लाए जाएं और पार्टियां जो है वो उसमें जमहूरियत पैदा की जाए। लेकिन ये मामला चल नहीं सका। हमारे यहाँ पार्टियां शख्सियात के गिर्द घूमती है। लेकिन इससे हटकर जो सबसे बड़ा मसला, ये जो अभी बहस हो रही थी, देखिए अगर मैंने अपने आइन में लिखा है, पार्टी के आइन में लिखा है कि मैं यहां खड़ा हूंगा और 4 लोग मेरे सामने बैठे होंगे और मुझे 4 में से 2 चुन लेंगे या 3 चुन लेंगे, ये मेरा आइन है, मैं उसके मुताबिक जो है अपने इलेक्शन कराता हूं, तो ये इलेक्शन कमीशन उसे दुरुस्त मानता है। इस वक्त जो बहस है वो ये है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला हमेशा से ये पार्टी इलेक्शन पे यही रहा कि जो उन्होंने पहले अपने आइन के अंदर लिखा था ना उसको पूरा किया, फिर आइन में तरमीम की, फिर उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं कराए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो नौशाद साहब, बाकी पार्टियों के आइन में क्या लिखा है? हर दफा नवाज शरीफ मुंतखब होंगे, वहां पे भी तो एक ही नाम पुकारा जाता है। पार्टी का आइन जो है ना, पार्टी का आइन फॉलो करना पार्टी के है। आइन में मुख्तलिफ तरीका का दर्ज है, वो हर एक ने अपनी सहूलत के हिसाब से अपनी पार्टी का आइन दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये इंश्योर करना होता है कि जो आइन दिया गया इलेक्शन कमीशन को किसी उसके पार्टी ने मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हों। ठीक है, जी जी, उसके मुताबिक जो आइन दिया गया उसके मुताबिक हुए हों। सिर्फ एक लाइन मुकम्मल कर लें दीजिए जी जी। कि प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब आप अपने उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं कराते जो आपने पार्टी आइन दिया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी पर आए हुए हैं और वो आईनी तौर पर इसके सेक्रेटरी जनरल बनते नहीं है। और टाइम बहुत कम है नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी, आपके हिस्से का टाइम जो है ना वो शहजाद साहब और काशिफ साहब की आपसी बहस में चला गया, तो थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस कर लें और उससे भी ज़्यादा सेक्रीफाइस उस्मान साहब आपको करना पड़ेगा। मुख्तसरन आप बता दीजिएगा कि इस तरह से तो चले, आइन तो जो भी दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल जो भी कर रहा हो, जिस तरह से भी कर रहा हो, ना भी कर रहा हो, तो शख्सियत वही आती है जो शुरू से एक मौरूसियत जो है पार्टी के अंदर होती है, नाम तो वही आ रहे होते हैं, तो सिर्फ फिर क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अस्मा साहिबा, मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब की बात मान लें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में मौरूसियत है, और मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या तब्दीली लाई है? क्या इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे तो इमरान खान ही आएगा? काश इमरान खान साहब भी ये ट्रेंड सेट करते कि भाई मेरी पार्टी में मौरूसियत नहीं है, मेरी पार्टी में मेरी जगह कोई और भी आ सकता है। इमरान खान की बात मान लेते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में
कोई भी उनका ढांचा नहीं है, सियासी ढांचा नहीं लेकिन है, इन्होंने तंजीम चूंकि ढांचा नहीं तब्दीली है। का नारा इन्होंने लगाया क्या तो ये तब्दीली की? तब्दीली भी होनी चाहिए थी। ठीक है, इन्होंने क्या, और दूसरी बात ये मैं आपको आखिरी करूंगा कि पीटीआई का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है प्रोपेगेंडा करना। वो ये कहेंगे कि सहरी नहीं मिल रही, अफ्तारी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, जहर दे दिया है, दवाई नहीं मिल रही, मुलाकात नहीं जहर का नहीं है। इस हुआ अभी तक। प्रोपेगेंडा को नहीं, सिर्फ कहा और सिर्फ था। एक बंदा जवाब देता है और उसका नाम है बीबी- वफाकी बीबी के वज़ीर उसमें इत्तलात अता हार्पिक तारड़। शायद। और बिलीव मी, वो पीटीआई को अच्छी शटअप कॉल देते हैं और पीटीआई के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हैं। सफारती महाज हो, कानूनी महाज हो, सियासी महाज हो या खारजी महाज हो, ठीक है। एक बंदा तने तनहा लड़ रहा, उसका नाम है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, और वो इनको अच्छी तरह निमटता है। उनकी ठीक है। ड्यूटी काश यही है। काश वो जो उनकी वजारत के अंडर बहुत सारे महकमे आते हैं उनमें भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे होते। पीटीवी वाले बड़े रो रहे हैं सर, आजकल सरकारी टीवी में तनख्वाहें बड़ी लेट हो रही हैं और भी बड़े सारे मामलात हैं, काश वो उन पर भी तवज्जो दे रहे होते। लेकिन बहरहाल जी, आपका तज्जिया, आपकी राय बड़ी मुकद्दम है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया उस्मान अहमद भट्टी साहब आपका, मोहम्मद नौशाद अली साहब आपका, शहजाद अनवर फारूकी साहब आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। काशिफ रफीक साहब आप स्टूडियो में मौजूद रहे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक कहानी, मुल्क है 7 समंदर पार बरतानिया। 4 माह पहले की बात है कि वहाँ के रुकने पार्लियामेंटेरियन माइक एम्सरी कहीं जा रहे होते हैं कि एक शहरी उनसे किसी बात पर उलझ पड़ता है, सवाल पर सवाल करता है, तकरार होती है, माइक को गुस्सा आता है और वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। उनका हाथ उठता है और शहरी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारते हैं। शहरी लड़खड़ा कर ज़मीन पर जा गिरता है। ये मामला अदालत तक पहुंचता है, जहां अदालत 4 माह में किस्सा निपटा कर बरतानवी रुकने पार्लियामेंटेरियन को 10 हफ्तों के लिए जेल भिजवा देती है। ऐसी ही एक और बात भी सुन लें। सऊदी अरब के शाही खानदान के एक शहजादे तुर्की बिन सऊद दारुल हुकूमत अल रियाद के नवाह में एक कबायली तनाज़े में किसी से लड़ पड़ते हैं और गुस्से में सऊदी शहरी आदिल बिन सलेमान को गोली मारकर कत्ल कर देते हैं। सऊदीया का कानून बहुत सख्त है। सऊदी पुलिस शहजादे को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है। मुकदमा चलता है और काजी फैसला करता है कि खून का बदला खून है। बचत की सिर्फ एक ही सूरत है कि मकतूल के वरसा खून बहा लेकर मुआफ़ कर दें। शहजादे के घर वाले साहिब हैसियत थे। उन्होंने मकतूल के वरसा के सामने करेंसी नोटों का ढेर लगा दिया, ब्लैंक चेक बुक सामने रख दी और कहा कि जो दिल चाहता है रकम लिख लो। लेकिन मकतूल का वालिद नहीं माना। नतीजा, शहजादे की गर्दन मार दी गई। गुज़श्ता दिनों कराची में एक बलोच सरदारजादे शाहजैन मरी ने सरेआम एक शहरी पर अपने गार्ड्स के साथ तशद्दुद किया, बुरी तरह मारा पीटा। किसी तरह वाकई की फुटेजेस सोशल मीडिया तक पहुंची तो पुलिस भी जागी। सरदार के सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ लिया, लेकिन सरदार साहब बलूचिस्तान निकल गए। इलाके के डीआईजी सूबे के आईजी को चिट्ठियां लिखते रहे कि शाहजैन की हवालगी के लिए बलूचिस्तान की हुकूमत से राब्ते की दरखास्त है। ये राबिता तो नहीं हुआ, नहीं जाहिर है कि होना था। उधर सरदार ने मुकदमे के मुद्दई शहरी से राबिता खुद कर लिया और वही हुआ जो इस तरह के मामलों में अक्सर होता है। शहरी ने सुलह कर ली। लेकिन मैं यहाँ ये समझने से कासिर हूँ व्यूअर्स के रेमंड डेविस से लेकर शाहजैन मरी तक हमारे मुल्क में नौबत अगर कोर्ट कचहरी तक पहुँच ही जाए तो कमज़ोर फरीक सुलह क्यों कर लेता है? क्या ये वाकई सुलह होती है या वो मजबूर होता है, या वो ये समझता है कि अदालतों से इंसाफ तो मिलना नहीं? जो भी है, ये ताकत के मुकाबले में सिस्टम, सोसाइटी और हम सब की शिकस्त है। इसी पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।